का स्पेशल कार्यक्रम सियासी चर्चा। देखिए, बिहार की सियासत में एक तरफ जहां उठापटक जारी है तो वहीं दूसरी तरफ नई पार्टी बनाने का ऐलान भी आरसीपी सिंह ने अब कर दिया है। दूसरी तरफ बिहार में आज दिन भर क्या कुछ सियासी हलचल रहा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। इस सियासी चर्चा में अलग अलग राजनीतिक मुद्दों पर हम बात करेंगे। बात करने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे सीनियर जर्नलिस्ट सरोज सर। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। जी बहुत धन्यवाद सर। एक तरफ जहां ईडी के रडार पर कई बड़े बड़े अधिकारी आ गए हैं तो वहीं दूसरी तरफ नई पार्टी बनाने का ऐलान बिहार में कर दिया गया है। बिहार की सियासत को लेकर चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहला सवाल यही रहेगा कि आरसीपी सिंह ने नई पार्टी बनाने का ऐलान कर दिया है, क्या कुछ उसका असर देखने को मिलेगा अब आगे? देखिए, आरसीपी सिंह बहुत दिन से ये कोशिश कर रहे थे कि कुछ न कुछ बिहार की सियासत में अपने रोल को वो दिखाएं जी। लेकिन भाजपा में चले जाने के बाद उनको एक तरह से साइडलाइन कर दिया गया है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात यह है कि आरसीपी सिंह जैसी प्रतिभा बैठने वाले लोगों में से तो है नहीं जी। तो अपना एक होमवर्क वो कर रहे थे कि एक पार्टी बनाई जाए और कंसेप्ट यही है कि नीतीश जी से जब जदयू की कमान थोड़ी कमज़ोर पड़ेगी तो उनका जो वोट बैंक है वो अपने तरफ शिफ्ट करा लिया जाए। इसीलिए आरसीपी सिंह ये पार्टी का गठन कर रहे हैं कि जिन संगठन को उन्होंने तैयार किया था जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष के रहते हुए, उसको अपने पार्टी में, नई पार्टी में हम लोग पूरा का पूरा ट्रांसफर करा लें ताकि दूसरे लोग उस पर हिस्सेदारी नहीं दें। सर, करीबन 24 साल तक आरसीपी सिंह ने नीतीश कुमार के साथ काम किया, अचानक फिर वो जाते हैं भाजपा में, अब कह रहे हैं कि हम नई पार्टी बना रहे हैं। तो नई पार्टी बनाने की जगह वो जदयू में भी तो जा सकते थे, नीतीश कुमार की पार्टी को भी मजबूत बना सकते थे। फिर ऐसा फैसला क्यों? वो कह रहे हैं कि हम लोगों को विकल्प देना चाहते हैं, बिहार की जनता नाराज है, उन्हें एक नया ऑप्शन हम देने जा रहे हैं। देखिए वंदना जी, जो लोग नीतीश कुमार को जानते हैं उनसे जब आप बात करिएगा तो साफ साफ वो लोग यही कहेंगे कि अपने राजनीतिक विरोधियों को नीतीश कुमार माफ नहीं करते जी। जो उनके खिलाफ राजनीति करते हैं उनको वो माफ नहीं करते। ललन सिंह इसके एक अपवाद हैं, उसके अपवाद कोई नहीं है। तो आरसीपी सिंह को दोबारा जेडीयू में लाने का तो कोई मतलब था नहीं, नंबर एक। दूसरा, जो हमारी खबर है, जो जिस खबर पर अभी हम स्टैंड कर रहे हैं कि हमको ऐसा लगता है कि जो नई पार्टी बन रही है इसमें पर्दे के पीछे कहीं न कहीं बीजेपी भी है। अच्छा। आरसीपी सिंह जैसा मंझा खिलाड़ी केवल अपनी पार्टी बना के और आगे की राजनीति के बारे में नहीं सोच सकता है। अभी भले आपको दिख रहा होगा कि आरसीपी सिंह और बीजेपी की कोई मिली भगत है, ये नहीं पार्टी। कुछ चीज़ें पर्दे के पीछे भी होती है और हमको लगता है कि पर्दे के पीछे भी कोई ना कोई डील है। अभी भलो वो कह रहे हैं कि हम बीजेपी हमने हमको अलग थलग कर दिया, हम पार्टी के सदस्य नहीं हैं, हम नई पार्टी बना रहे हैं, इज्जत नहीं मिले, वो तमाम चीज़ें हैं बोलने के लिए। लेकिन आप देखिएगा जैसे जैसे राजनीति नज़दीक होगी, चुनाव नज़दीक आएगा, आपको ये दिखेगा कि कहीं न कहीं से आरसीपी सिंह और बीजेपी में एक पर्दे के पीछे वाली अंडरस्टैंडिंग जरूर है जी। सर, इस चर्चा में हम अलग अलग मुद्दों पर बात कर रहे हैं। ऐसे में आज एक और मुद्दा काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में रहा और वो था बिहार के इमामगंज सीट को लेकर जो चर्चाएं चल रही थी। एनडीए ने अपना पहला प्रत्याशी सामने रख दिया है। हम के जीतन राम मांझी की बहू अब मैदान में आ गई है, तो क्या इसका असर पड़ेगा और इससे आगे क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा चुनावी माहौल में? नहीं, देखिए पहले से ही तय था कि जीतन राम मांझी के परिवार से ही किसी को एक लेना है। बेटे और बहू में ये चल रहा था, बहू के नाम पर फाइनल हुआ। आज प्रशांत किशोर ने भी डॉक्टर जितेंद्र पासवान के नाम का ऐलान कर दिया। अब आरजेडी पर नज़र है, आरजेडी से सुरेश पासवान वहाँ प्रत्याशी हो सकते हैं जिसकी पूरी संभावना है। तो करीब करीब इमामगंज की जो तस्वीर है साफ हो गई कि किसके किसके बीच मुकाबला होना है। तो अब बेलागंज में भी जो आज हुआ आप देखे ही, अमजद साहब ने अपना नॉमिनेशन वापस लिया उम्मीदवारी वाला और खिलाफत हुसैन के को अपना समर्थन दे दिया। लाख हंगामा हुआ, कुर्सी चली, तमाम विवाद हुआ, लेकिन अंततः एक फैसला हुआ कि खिलाफत हुसैन ही पीके के वहाँ उम्मीदवार होंगे। अब देखिए, अभी दूसरी पार्टियों से भी उम्मीदवार आना है, लेकिन इतना तय है कि 1-2 दिन के अंदर सारी पार्टियां अपना अनाउंसमेंट करेगी, क्योंकि 25 को ही अंतिम तारीख है जी। एक तरफ चुनाव की तैयारी हो रही है, दूसरी तरफ ईडी एक्टिव है,
संजीव हंस की आखिरकार गिरफ्तारी हो गई और उसको लेकर जब पप्पू यादव से सवाल किया गया तो पप्पू यादव भी भड़क उठे और वो कह रहे हैं कि ये तो छोटी छोटी मछलियां हैं, बड़े बड़े लोग तो पटना में बैठे हैं। तो क्या लगता है कि अब आगे इस गिरफ्तारी के बाद और भी कई सारे नाम शामिल हो सकते हैं लिस्ट में? देखिए, संजीव हंस की जैसे ही गिरफ्तारी हुई है, जो प्रशासनिक महकमा है उसमें हड़कंप मचा हुआ है, अंदर अंदर गुस्सा भी है। एक IAS अधिकारी की गिरफ्तारी जो प्रशासनिक महकमा है उसको पचा नहीं पा रहा है, लेकिन ED की कार्रवाई है और ED के रडार पर बहुत सारे अधिकारी हैं अभी, तो कहीं ना कहीं से एक शक के बादल बहुत सारे अधिकारियों पर है। लेकिन जिस परिस्थिति में उनकी गिरफ्तारी हुई है, आप देखिए गुलाब यादव को भी आज दिल्ली से पटना लाया गया है, उनसे भी पूछताछ ED की हो रही है, किनके किनके नाम अब सामने आते हैं, क्या खुलासे होते हैं। तो एक ऊहापोह की स्थिति है प्रशासनिक महकमे में कि पता नहीं किसका नाम आ जाएगा नहीं आ जाएगा, क्योंकि संजीव हंस बड़े अधिकारी रहे हैं, सत्ता के करीबी अधिकारी रहे हैं, बड़े बड़े विभागों में रहे हैं, तो स्वाभाविक है उनके जितने दोस्त होंगे उनके दुश्मन भी होंगे, तो बहुत सारे नाम और भी सामने आ सकते हैं। इसलिए ED के कार्रवाई को लेकर प्रशासनिक महकमे में एक हड़कंप वाली स्थिति है। एक तरफ ED, दूसरी तरफ चुनाव और तीसरी तरफ गिरिराज सिंह की यात्रा, ये भी सुर्खियां बटोर रही हैं और उस पर भी चर्चा करना जरूरी हो जाता है, क्योंकि पप्पू यादव जब आज प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे तो उन्होंने गिरिराज सिंह की यात्रा पर भी खूब बोला, सरकार को घेरने की कोशिश की और इसी दौरान बात उन्होंने तेजस्वी यादव पर भी की और वो कांग्रेस के बैनर तले ही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। ऐसे में सर सवाल उत्पन्न होता है कि एक तरफ वो गिरिराज सिंह की यात्रा पर सवाल उठा रहे हैं, ठीक है, लेकिन कांग्रेस और राजद अभी भी एक है गठबंधन में। ऐसे में कांग्रेस में रहकर पप्पू यादव जिस तरीके से तेजस्वी पर आवाज उठा रहे हैं, तेजस्वी को लेकर बड़ा बुरा बोल रहे हैं, बहुत गलत बातें, आज एक पत्रकार से भी उन्होंने बदतमीजी की, तेजस्वी को उसका बीवी सैया ये सब बताने लगे। तो इसका क्या असर पड़ेगा? क्या सच में जो खबर हमने भी दिखाई थी कि राजद और कांग्रेस अलग हो जाएगी, तो क्या ऐसी कोई खबरें हैं? देखिए, पप्पू यादव एग्रेसिव बैटिंग के लिए जाने जाते हैं और चूंकि सीमांचल में गिरिराज सिंह की यात्रा निकल रही है तो स्वाभाविक है कि एक स्टेक होल्डर उसके पप्पू यादव भी है। मुसलमानों ने बढ़ चढ़कर उनको मदद किया था लोकसभा चुनाव में, तो स्वाभाविक है उस पक्ष में उनको बोलना है, वो बोल रहे हैं। अब उनकी भाषा की बात है, दो चीज़ आपने कही कि बैनर पीछे कांग्रेस का लगा हुआ है, पार्टी का विलय वो कर चुके हैं, लेकिन खुद तो कांग्रेस के सदस्य है नहीं, इसके बावजूद कांग्रेस का बैनर पीछे लगा हुआ है। इसका मतलब जो खबरें हम लोग चला रहे हैं, कल भी हम लोगों ने चलाया था कि प्रियंका गांधी एक्टिव हुई हैं, राहुल गांधी एक्टिव हुई हैं, बिहार में अब कांग्रेस के बड़े नेता एक्टिव रोल में आना चाहते हैं। पप्पू यादव ने आज एक सिग्नल दिया पीछे कांग्रेस का लगा के। गिरिराज सिंह पर वो एज अ विपक्ष सवाल उठा रहे हैं, लेकिन तेजस्वी पर भी भड़क जा रहे हैं। ये साफ तौर पर बताता है कि कुछ ठीक नहीं चल रहा महागठबंधन में। तेजस्वी से तो पुरानी अदावत है, लोकसभा चुनाव से ही चल रहा है। कांग्रेस के बैनर तले ऐसी बातें करना बहुत हाँ, ये आपका पॉइंट एकदम बड़ी इशारा करता है कि आप कांग्रेस के बैनर को लगा के और आप पप्पू यादव अगर तेजस्वी यादव पर आरोप लगा रहे हैं तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं जो महागठबंधन की सियासत है उसमें भी कुछ झोलझाला हो रहा है जरूर। जी बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बहुत धन्यवाद। जो भी दर्शक देख रहे हैं, आपको बता दें कि बिहार में जो सियासी माहौल है वो गरमाया हुआ है। अलग अलग जिलों में अलग अलग तस्वीरें देखने को मिल रही हैं। एक तरफ यात्रा निकाली जा रही है तो कहीं प्रशांत किशोर की सभा में कुर्सी उठा पटक किया जा रहा है और वहीं तीसरी तरफ जो है पप्पू यादव ने तेजस्वी को लेकर बयान दिया, सरकार को घेरने की कोशिश की। तमाम अलग अलग तरह की जो गतिविधियां हैं उन्हीं पर हम चर्चा कर रहे थे। उस पर आपकी क्या राय है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए और देखते रहिए स्टार TV बिहार। धन्यवाद।